हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सॉरी गुड इवनिंग बच्चों। और अब आप लोगों के लिए मैंने जो वीडियो सेंड की थी तभी मैंने इसमें आपको शुक्राणु वितरण की प्रक्रिया को समझाया था, क्योंकि इसमें कुछ सारे टॉपिक्स रह गए थे। मैं उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो बच्चों, शुक्राणु की बात तो हमने कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं दोबारा से इसमें शुक्राणु। पहले शुक्राणु जनन की बात की थी, अब बात करें शुक्राणु की। तो शुक्राणु के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, अगर हम शुक्राणु की स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट शुक्राणु की स्ट्रक्चर नहीं होती है। कुछ इस प्रकार से आप शुक्राणु की स्ट्रक्चर को बना सकते हो। 3 भागों में उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, शुक्राणु की स्ट्रक्चर को आप लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। ध्यान रखना, उसको नेक में डिवाइड कर सकते हो। सर ये नेक है, इस भाग को थोड़ा सा आप फुला भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, फुला भी सकते हो इस भाग को। ये उसका हेड हो जाता है और ये उसकी टैल हो जाती है। टैल किसका वर्क करती है बेटा? मूवमेंट का वर्क करती है, मूवमेंट करती है, गति प्रदान करती है। नेक में क्या होता है? 12 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहती हैं, जो क्या करती हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं या एनर्जी उसको प्रदान करती है। हेड के आगे वो पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम क्या करता है? ओवा में क्या करवाता है? एंट्री करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें हैं। ये गाल्जी बॉडी का बना होता है या फिर कह सकते हो गाल्जी काय का फॉर्मेट होता है। ये सारी बातें हैं स्पर्म की, और यही होता है पुरुष का स्पर्म। ठीक है, कह सकते हो उसको मेल स्पर्म। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन की बात करें कि सर ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट ये आपको बता दिया था, ये गाल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है। गाल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है। किसके साथ पोषण कहाँ से प्राप्त करेगा? तो सर सीमेन होता है, उस सीमेन से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। और सीमेन क्या है? ये दूधिया तरल है, उस दूधिया तरल में ये पाया जाता है। एक बात आपको और बता दें, नॉर्मली ध्यान रखिएगा बेटा, सीमेन में सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज उपस्थित रहता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कभी कभी कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सर सुक्रोज कहाँ पर उपस्थित रहता है, या कौन से भाग में, या मेल के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में सुक्रोज उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो इसमें तो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं बेटा oogenesis। जिस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से oogenesis भी इंपॉर्टेंट है। और oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis को हिंदी में कहा जाता है अंडाणु जनन कहा जाता है। oogenesis को हिंदी में अंडाणु जनन कहा जाता है। अब आपको बता दें बेटा कि मादा है, और मादा क्या है भाई? यहाँ पर स्त्री के अंदर पाई जाती है बेटा ओवेरी पाई जाती है। ओवेरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अर्थात 1 पेयर ओवेरी प्रेजेंट इन फीमेल। और फिर बात करते हैं ओवेरी के अंदर क्या उपस्थित रहता है बेटा? तो ओवेरी के अंदर उपस्थित रहता है बेटा ओवा, और ओवा को ही क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो किसी न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ओवा है। अब ये ओवा कहाँ से आया? तो ओवा कहाँ से आया? वो आया नहीं, उस ओवा ये नेचुरल रूप से, ये नेचुरल यानी कि हमारे मालिक की या अल्लाह ताला की, जो भी कह सकते हो, उसकी देन से हमारी बॉडी, मतलब स्त्री की बॉडी प्रेजेंट है। लेकिन ये जब प्रेजेंट है, ये अब इसके बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि सर जब ये मतलब जब जो गर्ल्स होती है, वो जब माता के गर्भ में होती है, मादा भी कह सकते हो और माता भी कह सकते हो, गर्भ में है, जब वो माता के गर्भ में होती है तब ये जो ओवा होती है वो इनमेच्योर होती।
या फिर कह सकते हो इनको कि सॉरी मैच्योर के दिन आगे आते हैं, दिमाग से बात उतर रही है वरना इतना कठिन था पढ़ नहीं, कह सकते हो कि ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो मैच्योर नहीं है ये भी बोल सकते हो कि कैसे होते हैं सर, ये मैच्योर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। लेकिन जब मैच्योर ये होते कब हैं, ये होते कब हैं, ये होते हैं जब वही लड़की ले लेती है जन्म, और जन्म के पश्चात जब वह द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्राप्त करती है, जब वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिसीव करती है, प्राप्त करती है, गेट करती है, तब जाकर के ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसी के बारे में पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं है। तो किस प्रकार से क्या रहता है ये चीज देखनी है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है इसमें। देखो देखते हैं। तो देखो बच्चों, जब कोई गर्ल्स है, ठीक है, वो माता के गर्भ में है, माता के गर्भ में है, तो जब वह गर्भ में होती है तो उसकी ओबेरी में, या फिर कह सकते हो जो उसकी अंडाशय होते हैं, उस अंडाशय में oogonia प्रेजेंट रहती है, oogonia प्रेजेंट रहती है। ठीक है, oogonia प्रेजेंट रहती है ओबेरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी oogonia है जिनकी कोई संख्या पता नहीं है, अनगिनत oogonia है, क्योंकि वो पेट के अंदर है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि उसके अंदर कितनी oogonia उतने टाइम प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट बात पे आते हैं। सर oogonia तो उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब इस oogenesis का मतलब क्या है? तो इन oogonia से ही अंडाणु के फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाएगी oogenesis। अब क्या है इसमें देखो, oogonia प्रेजेंट कहाँ है? जब मादा के गर्भ में बच्चा गर्ल्स है, मादा के गर्भ में कोई गर्ल है, तो उस गर्ल के पास क्या होती है बेटा, ओबेरी। क्या होती है? ओबेरी होती है। उस ओबेरी में क्या प्रेजेंट है? oogonia प्रेजेंट है। अब जैसे ही वह बच्ची क्या ले लेगी बेटा, जन्म ले लेगी। जब वह बच्ची जन्म ले लेगी तो जन्म के पश्चात इन oogonia में प्रारंभ हो जाएगा विभाजन। और विभाजन का मतलब ये है कि उनमें संख्या में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। अब क्या होगा, जब oogonia में विभाजन प्रारंभ हो जाएगा तो यही oogonia विभाजन के पश्चात एक नया रूप धारण कर लेती है, और जिसे हम कहते हैं बेटा प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक कहने लगते हैं। अब प्राथमिक अंडक जो है उसके चारों ओर धीरे धीरे एक आवरण का फॉर्मेशन होता है, चारों ओर धीरे धीरे एक आवरण का निर्माण होता है। और ये आवरण कैसा होता है बेटा, कणिकामय आवरण होता है। ये कणिकामय आवरण होता है। इस कणिकामय आवरण का जब चारों ओर हो जाता है तो कणिकामय आवरण के पश्चात इसको एक नाम दिया जाता है। किसे नाम दिया जाता है? जो प्राथमिक अंडक हैं उन्हें ही एक नाम दिया जाता है, जिसको कह देते हैं बेटा प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक कह देते हैं। अब प्राथमिक पुटक का निर्माण हो गया, और ये जो पुटक होती है, इन पुटकों की बात करी जाए तो एक लड़की के अंदर, या फिर कह सकते हो जो गर्ल है, उस गर्ल के अंदर 60,000 से 80,000 तक, 60,000 से 80,000 तक पर ओबेरी में, अर्थात एक ओबेरी के अंदर 60,000 से 80,000 तक की प्राथमिक पुटक शेष रह जाती हैं। और ये कब तक शेष रह जाती हैं? उसके यौवनावस्था तक। यौवनावस्था तक वह जवान होती है तो उसकी जवानी तक, यौवनावस्था तक केवल और केवल 60,000 से 80,000 पुटक शेष रह जाती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, यौवनावस्था के दौरान ये इतनी शेष रह गई, इनके चारों ओर एक प्रक्रिया और होगी। इनके चारों ओर एक आवरण और आएगा, और उस आवरण के चढ़ने के पश्चात इनको नाम दिया जाएगा बेटा द्वितीयक पुटक।
द्वितीयक पुटक, और इसी प्रकार से द्वितीयक पुटक धीरे धीरे चेंज हो जाती है तृतीयक पुटक में, और ये तृतीयक पुटक जो है वो आगे जाकर अभी तृतीयक पुटक में चेंज हो जाती हैं, जिनमें से कुछ द्वितीय पुटक होती हैं बेटा मैच्योर, कुछ वो अपने अंदर मैच्योरेशन करती हैं या परिपक्वता लेकर आती हैं। सॉरी हाँ, उतने टाइम में मैच्योर की बात कर रहा था, परिपक्व होता है मैच्योर का मतलब, तो मैच्योर होती हैं, और मैच्योर होने के पश्चात वो ग्राफी पुटक कहलाने लगती है, और ग्राफी पुटक के पश्चात वो चेंज हो जाती है। ग्राफी पुटक जो है उसके चारों आवरण है, तो एक आवरण है वो आवरण क्या हो जाएगा, रैप्चर का मतलब होता है आवरण बेटा फट जाएगा। जब आवरण फट जाएगा तो वहीं से अंडाणु मोचित हो जाएगा, अंडाणु निकल आएगा, और उस अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी में इंक्लूड कर देते हैं, या एमसी में उसको हम पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए, समझे। तो उसके पश्चात ध्यान रखना कि आवरण जब रैप्चर हो जाएगा तो आवरण रैप्चर के पश्चात यहाँ से ओवा क्या हो जाएगा, वो सेल्स मतलब एक प्रकार से मोचित हो जाएगा सेल्स के रूप में। ध्यान रखना। तो यही है आज का टॉपिक, आपको फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्विक रिवीजन, बस बने रहिएगा 2 मिनट के लिए। देखते हैं हमने क्या पढ़ाया था आपको अभी कि ओवेरी है, ठीक है। उस ओवेरी के अंदर क्या है, अभी ओवेरी के अंदर उपस्थित क्या है, ओगोनिया है। और ये ओगोनिया कहाँ है, गर्भ में। जब गर्भावस्था है तो गर्भावस्था में है ओगोनिया क्या हुई, आगे जाकर इन्हें क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, यानी लड़की का जन्म हुआ। ये बात गर्ल की हो रही है, केवल ध्यान रखिएगा, ये बॉयज की बात नहीं हो रही, ये गर्ल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब बच्चे का जन्म हो गया है, लड़की का जन्म हो गया, तो उसके पश्चात क्या हुआ, उनमें डिवीजन प्रारंभ हो गया, और डिवीजन के पश्चात इन्हें एक नाम दिया गया जिसको कहा जाने लगा प्राथमिक अंडक कहा जाने लगा। प्राथमिक अंडक के चारों ओर क्या हुआ, एक आवरण का फॉर्मेशन हुआ, आपको मैंने बताया था एक आवरण का फॉर्मेशन हुआ। उस वो आवरण कैसा था बेटा, वो था कलिका में आवरण था, और आवरण के पश्चात जो कलिका में आवरण है, उस कलिका में आवरण के फॉर्मेशन के पश्चात या निर्माण के पश्चात क्या होगा, इनको नाम दिया जाएगा प्राथमिक पुटक। इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी बेटा 60,000 से 80,000 पर ओवेरी होती है। 60,000 से 80,000 पर ओवेरी होती है, और ये कब रहती हैं, शेष रह जाती हैं तो यौवनावस्था में। जब लड़की यौवनावस्था में होती है तब प्राथमिक पुटकों की संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है। क्या होगा उसके पश्चात, प्राथमिक पुटक के चारों ओर आवरण का फिर फॉर्मेशन होगा और कहलाने लगेगी द्वितीयक पुटक। इसके पश्चात कहलाएगी तृतीयक पुटक। लेकिन कुछ द्वितीयक पुटक में क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन के पश्चात यानी कि उनके मैच्योरेशन यानी परिपक्वता के पश्चात क्या होगा, वो ग्राफी पुटक में चेंज हो जाएंगे। ग्राफी पुटक में आवरण चारों ओर चढ़ा हुआ है, आगे जाकर ग्राफी पुटक का जो आवरण होगा वो फट जाएगा, और आवरण फटने के पश्चात जो अंडाणु होगा वो मोचित हो जाएगा, यानी अंडाणु बाहर निकल जाएगा। तो यही सारी प्रक्रिया है आज की आपकी इस वीडियो में, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको सारी बातें इजीली बहुत ही आराम से याद हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। अगर आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल वीडियो को 1 2 3 बार आप देख लो, सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, आप लोगों को ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में रख जाएंगी। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से इसको समझ लिया। तो इससे ज़्यादा और अच्छा कंटेंट
आपको कहाँ से मिल सकता है भाई, इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। और बाकी का जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस चीज़ में यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई है, या फिर सर मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। मैं ज़रूर आपकी कमेंट को पढ़ूंगा, सबकी कमेंट को पढ़ूंगा, और आप लोग कमेंट करोगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोलते हैं उसको, शेयर भी कीजिए। और आज के लिए इतना ही है, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और बहुत जल्दी आपके विद्यालय खुल जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। आप लोग जम के पढ़ाई करते रहिएगा, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे जगी हुई। और मैं एक कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है इसमें कहानी डाल पाऊँ। और तब तक लगता है कि सर सिलेबस भी करवाना है, ये भी है, वो है भी है, तो कोई नहीं, फिलहाल में कभी ना कभी मैं उसको शेयर करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।